हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है तो अब हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने जो है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उसके थोड़ा मोड़ा फंक्शंस के बारे में देखा हुआ था, और उसके साथ में जो है हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सब जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, मतलब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, ये कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें पीसीटी क्या होता है, हेनले लूप क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नेफ्रॉन के फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, कि यूरिन को जो है ये कैसे बना रहा होता है। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर मतलब क्या होता है, कैसा है, ट्यूब के जैसा। ट्यूब कैसा होता है, ऐसा ऐसा ट्यूब होता है ना, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर ट्यूब होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो भी कैसा है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है रीनल पिरामिड में। ठीक है, जो हमारे अंदर, हमारे किडनी के अंदर जो पिरामिड होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है। हम लोगों ने पीछे स्ट्रक्चर में देखा हुआ था, जब किडनी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था तो उसमें मैंने आपको बना के दिखाया हुआ था कि कैसे पिरामिड के अंदर जो है ये इम्बेडेड होता है। और नेफ्रॉन ही क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियंस, ठीक है, मोर देन 1 मिलियंस जो है इनका नंबर होता है किडनी के अंदर, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा जो है इनका नंबर हो सकता है किडनी के अंदर। ठीक है, तो अब ये रीनल पिरामिड के अंदर जो है कैसे प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं थोड़ा सा। एक पिरामिड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक पिरामिड है। अब इस पिरामिड के अंदर, इस पिरामिड के अंदर जो है यहाँ पर ये ऐसे जो है ऐसे अरेंज होते हैं। मैं ये एक नेफ्रॉन को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा जो है कॉर्टिकल रीजन में भी होते हैं। ये बाहर वाला रीजन, ये आपका रीनल पिरामिड से बाहर वाला रीजन जो है उसको कॉर्टिकल बोलते हैं, और जिसमें पिरामिड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो ये ऐसे अरेंज होता है रीनल पिरामिड के अंदर, थोड़ा सा बाहर होता है और थोड़ा सा अंदर। ठीक है, ऐसे ही जो है ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैंने रीनल पिरामिड को बना करके भी दिखाया हुआ है। देखिए ये क्या है, आपका रीनल पिरामिड है, ये आपका रीनल पिरामिड है। अब रीनल पिरामिड में देखिए क्या है, रीनल पिरामिड के अंदर देखिए ये आपका नेफ्रॉन जो है अटैच हुआ है इसमें, आपको दिख रहा होगा ये नेफ्रॉन जो है इसके अंदर अटैच हुआ है ऐसे। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो है ऐसे इसमें अटैच हुआ है। तो यही नेफ्रॉन को समझ लिए मैंने यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है, इसके स्ट्रक्चर को जो है हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर जो है हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसको कि ये कैसे भाई बना हुआ होता है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात नेफ्रॉन के अंदर हम लोग देखते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर मेनली 3 पार्ट, या हम लोग कह सकते हैं मेन तो 3 पार्ट है, या एक पार्ट और आप जोड़ सकते हैं, 4 पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो आपका ये होता है, आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पीला कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, इसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब इस बोमन कैप्सूल के अंदर, इस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ढेर सारी जो है कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो है ऐसे ढेर सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ढेर सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये कैपिलरीज बनती कैसे हैं, ये बनती यहाँ से है। जैसे यहाँ से क्या होता है, ऐसे एक आर्टरी आता है, एक इसके अंदर ऐसे एक आर्टरी आता है। अब वो आर्टरी क्या करता है, जब अंदर जाता है तो ढेर सारी पतली पतली कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ढेर सारी पतली पतली कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर होना होता है फिल्टरेशन, यहाँ पर क्या होना होता है, फिल्टरेशन होना होता है। ठीक है,
तो इसके बाद जब यहाँ से फिर से कैपिलरीज निकलती है, फिर आगे जाकर के वापस से आर्टरी बना लेती है, ठीक है, फिर से वापस जाकर के आर्टरी बना लेती है। तो जो यहाँ पर ब्लड लेकर के आने वाली आर्टरी होती है उसका नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल। क्या नाम होता है? अफरेंट आर्टेरियोल। और जो यहाँ से ब्लड वापस से लेकर के चली जाएगी बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, ठीक है। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे? बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब ये बोमन्स कैप्सूल कैसा होता है? डबल वॉल्ड होता है और कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। डबल वॉल्ड और कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो डबल वॉल्ड कैसे, अब ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये तो ये बाहर की वॉल हो गई, ये क्या हो गया? अंदर का वॉल हो गया। ये डबल वॉल्ड हो गया कि नहीं? ठीक है, डबल वॉल्ड होता है और कप जैसा दिख रहा है तुमको, इसी वजह से इसको जो है हम लोग बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। अब ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ढेर सारी कैपिलरीज भरी हुई हैं, बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ढेर सारी कैपिलरीज भरी हुई हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोमन्स कैप्सूल को भी ध्यान दीजिएगा और ग्लोमेरुलस को भी ध्यान दीजिएगा। ग्लोमेरुलस क्या है? इसके अंदर जो भरी हुई कैपिलरीज होती है उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो वही लिखा हुआ है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब क्या होता है? गुच्छा। टफ्ट मतलब क्या होता है? गुच्छा। तो यहाँ पर क्या होता है? इस बोमन कैप्सूल के अंदर ढेर सारी कैपिलरीज जो है गुच्छे के रूप में भरी हुई होती हैं, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। अब इसके बाद बोमन्स कैप्सूल के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, बोमन्स कैप्सूल के बाद अगर हम बढ़ते हैं, ये जो है, ये नीचे आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं नेक ऑफ नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेक ऑफ नेफ्रॉन। नेक ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेक ऑफ नेफ्रॉन के नीचे जब बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाले पोर्शन को जो हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको मैं नाम लिख देता हूं यहां पर आपको। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एक ही है तो टिब्यूल हम लोग बोल देंगे इसको, टिब्यूल्स नहीं बोलेंगे, टिब्यूल बोल देंगे, ठीक है। तो ये होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है, ये बोमन्स कैप्सूल के जस्ट पास में ही है, बोमन्स कैप्सूल के जस्ट पास में ही होता है, इसी वजह से इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास में होना, तो बोमन्स कैप्सूल के पास में है, इसी वजह से इसका नाम पड़ता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। अब इसका नाम देखो कॉन्वोल्यूटेड, टिब्यूल तो है ही, ये ट्यूब के जैसा तो है ही भाई, ये ट्यूब इसके अंदर से क्या होगा, जो आपको कह सकते हैं जो ब्लड यहाँ पर फिल्टर हुआ होगा उसको ही लेकर के आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो टिब्यूल तो है ही ये, ठीक है। लेकिन इसको कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसा होता है? क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? क्वाइल्ड। देखो यहाँ पर तो मैंने स्ट्रेट करके बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए तो ये कैसा है, देखो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है जगह जगह पे, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉइलिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। इसी वजह से इसको कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं। और ये एक नजदीक में पाया जा रहा है, हमारे बोमन्स कैप्सूल के नजदीक में पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसका नाम पड़ जाता है। ये हाईली क्वाइल्ड होता है और कैसा है? ट्यूबुलर होता है, हाईली क्वाइल्ड और ट्यूबुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ से पीसीटी से आगे बढ़ते हैं, पीसीटी से आगे बढ़ते हैं तो ये देखो नीचे की तरफ ऐसे दबा जा रहा है, नीचे की तरफ ऐसे उतर रहा है। तो जो नीचे की तरफ उतर रहा है और फिर ऐसे यहाँ पर यू शेप से घूम करके फिर ऊपर की तरफ चला जा रहा है, यू शेप से घूम करके ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो जो ये यू शेप आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जो ये यू शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनेले लूप। क्या बोलते हैं? हेनेले लूप। आप ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पीसीटी वाला पार्ट हो गया आपका, एक पीसीटी वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? हेनेले लूप हो गया। हेनेले लूप कैसा है? यहाँ से पीसीटी से नीचे उतर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, यू शेप जो स्ट्रक्चर बना रहा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेनेले लूप। हेनेले लूप कैसा है? हेयर पिन शेप का होता है, हेयर पिन शेप का। हेयर का पिन ये होता है ऐसे मुड़ा हुआ सा, ऐसे गोला सा होता है, ठीक है। वैसे ही जो है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनेले लूप। हेनेले लूप के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये है जो नीचे की तरफ उतर रहा है, एक पार्ट ये है जो नीचे की तरफ उतर रहा है, और दूसरा पार्ट ये है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जो नीचे की तरफ आ रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले।
डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब क्या हो रहा है, धीरे 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 खत्म हो रहा है ना, नीचे तरफ जाते जाते छोटा हो जाएगा, तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले बोला जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, लिम्ब मतलब होता है अंग, ठीक है। तो लूप ऑफ फेनले का जो है ये डिसेंडिंग अंग होता है, मतलब कम होने वाला अंग, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से मुड़कर फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनेले, ठीक है। तो लूप ऑफ फेनेले के दो लिम्ब्स होते हैं, एक तो असेंडिंग लिम्ब होता है और एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है। पीसीटी के पास में जो है आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और डीसीटी के पास में क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है। और असेंडिंग लिम्ब जो है आगे जाकर के जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डीसीटी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, डीसीटी का फॉर्मेशन करता है। अब डीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, डीसीटी का भाई डिस्टल, डिस्टल मतलब क्या, दूर। देखो हेनले लूप से क्या हो गया है ये, सॉरी बोमन्स कैप्सूल से क्या हो गया है, ये दूर हो गया है। बोमन्स कैप्सूल से दूर होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पड़ जाता है क्योंकि ये बोमन्स कैप्सूल से दूर होता है। अब ये डीसीटी जाकर के जो है कलेक्टिंग डक्ट में या फिर कलेक्टिंग टिब्यूल्स में जाकर के जुड़ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग टिब्यूल में जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। देखो ये कहाँ पे गया, जुड़ गया, ये डीसीटी आकर के कहाँ पे जुड़ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या फिर इसी को बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट या फिर जो कलेक्टिंग टिब्यूल होता है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डीसीटी आकर के अरेंज हुए रहते हैं, ऊपर नीचे ऐसे इधर इधर से बहुत सारे डीसीटी आकर के इससे अरेंज हुए रहते हैं, इसी वजह से इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलता है। ये अलग अलग नेफ्रॉन से जो है फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके या फिर कह सकते हैं हम लोग डायरेक्टली अगर बोले तो यूरिन को कलेक्ट करके ले जाता है, कहाँ पर गिराता है, रीनल कैलिक्स के अंदर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रीनल कैलिक्स को देखा था, जो पिरामिड का नीचे नीब वाला पोर्शन था उसको क्या बोलते थे, रीनल कैलिक्स बोलते थे। रीनल कैलिक्स कलेक्ट करके यूरिन कहाँ पर ले जाता था, रीनल पेल्विस में, फिर रीनल पेल्विस से चला जाता था यूरेटर के अंदर, ठीक है। देखो ये है, ये क्या है, रीनल कैलिक्स है, ये रीनल कैलिक्स है। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ढेर सारे कलेक्टिंग डक्ट आकर के इसमें ऐसे कनेक्ट हुए होंगे, ढेर सारा डीसीटी आकर के इसमें ऐसे कनेक्ट हुआ होगा। तो वो सब डीसीटी से कनेक्ट करके क्या करेगा, यूरिन को ले जाकर के एक जगह पर कलेक्ट कर देगा। कहाँ पर, रीनल कैलिक्स में। ऐसे अलग अलग रीनल पिरामिड के पास अलग अलग रीनल कैलिक्स होगा, वहां पर कलेक्ट करके किस में ले जाएगा, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस से कहाँ पर चला जाएगा, यूरेटर के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है। तो देखो मेनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में जाकर के ये ओपन होते हैं, ठीक है। रीनल कैलिक्स के थ्रू रीनल पेल्विस में जाकर के ये ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नेफ्रॉन का पार्ट। नेफ्रॉन के पार्ट में हमने क्या देखा, एक तो बोमन्स कैप्सूल देखा, फिर पीसीटी देखा, फिर हेनेले लूप देखा, फिर डीसीटी देखा, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट देखा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पार्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है, 5 पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ है। तो आपको जो है ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेफ्रॉन कैसे बना है, बोमन्स कैप्सूल से, पीसीटी से, हेनले लूप से, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से जो है मिल करके ये बनता है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जो यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल था, जो इफरेंट आर्टेरियोल था, देखिए जब यहाँ से निकला तो इसके बाद क्या करता है, ये जो पीसीटी है और हेनेले लूप है और डीसीटी है, इसके किनारे किनारे ये घूम रहा है, ऐसे सीधा निकल के यहाँ से नहीं चला जाता है, इसके किनारे किनारे घूम रहा है। तो जब ये इसके किनारे किनारे घूमता है ना, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को बनाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को बनाता है। ऐसा क्यों करता है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, इसके पेरीट्यूबुलर, देखो इसका नाम ही क्या है, पेरीट्यूबुलर। टिब्यूल्स के पेरीफेरी पे, मतलब टिब्यूल्स जो रीनल टिब्यूल्स हैं उसके किनारे किनारे क्या करेगा, ये घूमने का काम करता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये काम क्या करता होगा भाई, ये काम ये करता है, मान लो यहाँ से ब्लड आया होगा, यहाँ पर प्रेशर से क्या हुआ होगा, फिल्ट्रेशन हुआ होगा, बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हो करके जो है ये रीनल टिब्यूल्स की मदद से जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, फिल्टरेट, जो भी ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल फिल्टर होकर के यहाँ पर आएगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब प्रेशर इतना भी ज़्यादा, मतलब प्रेशर है, बात सही है, प्रेशर है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि कितना भी प्रेशर जनरेट कर ले 100% फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
कोई भी इंजन 100% काम थोड़ी करता है, यहाँ पर भी जो 100% फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इफ्रेंट आर्टेरियोल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना, वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की मदद से घूम घूम करके जो है किनारे किनारे घूम घूम करके जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको वापस से सिक्रेट कर देता है, किसके अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है सिक्रेट करता रहता है, सिक्रेट करता रहता है। और मान लो कुछ काम का मटेरियल चला गया है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसको वापस से एब्जॉर्ब भी कर लेगा, वापस से एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। मान लो काम का मटेरियल बह करके चला गया, ठीक है, तो अब ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता है, ब्लड वेसल हमारा ऐसे अपने काम के मटेरियल को छोड़ करके नहीं जा सकता है। अभी हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन देखा हुआ था ना, तो उसमें काम के मटेरियल को वापस से कैसे रीअब्जॉर्ब करता था, लिम्फेटिक वेसल की मदद से करता था। तो यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से नहीं, यहाँ पर क्या करता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की मदद से जो अपना न्यूट्रिशन वगैरह जो है एक्स्ट्रा निकाल दिया था उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने का ये काम करता है, ठीक है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का काम ही ये होता है कि मान लो जो वेस्ट मटेरियल बच गया था उसको फिल्टर नहीं कर पाया था बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस की मदद से, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट भी करेगा, और मान लो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया है तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने का भी काम ये करेगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। कैसे करेगा अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक स्ट्रक्चर इसमें है, एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पूरा हेड वाला पोर्शन, ये पूरा हेड वाला पोर्शन आप ध्यान दीजिए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वही हेड वाला पोर्शन है, ये बाहर की तरफ बोमन्स कैप्सूल है और अंदर की तरफ क्या है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, और बाहर की तरफ बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली जो है हम लोग बोलते हैं मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी बोला जाता है, या फिर इसी को रीनल कैप्सूल्स भी बोल देते हैं। रीनल कैप्सूल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है, ग्लोमेरुलस एलॉन्ग विथ द बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला करके इज कॉल्ड एज मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी इसका नाम इसलिए पड़ा था, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मार्सेलो मालपिगी ने, मार्सेलो मालपिगी साहब ने इसको जो है डिस्कवर किया था, इस वजह से इसका नाम पड़ा मालपिगियन बॉडी, ठीक है, मालपिगियन बॉडी पड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालपिगियन बॉडी कौन बनाता है, तो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल मिल करके जो है मालपिगियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मालपिगियन कैप्सूल्स या मालपिगियन बॉडी जो भी था उसके साथ में पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। देखिए इस चीज को मैं डायग्राम से बना देता हूं, देखो ये रीनल पिरामिड है और ये बाहर वाला कॉर्टिकल रीजन है, और ये वाला क्या है, मेडुलरी रीजन है, ये क्या है, मेडुला, ये क्या है, कॉर्टेक्स। यही बताना चाह रहा है कि कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन में क्या चीज है वो बताना चाह रहा है। कह रहा है ग्लोमेरुलस, ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ये देखो मैं इसको ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ये देखो ऐसे ये मान लो ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस हो गया, इसके साथ में देखिए कह रहा है कि ये पीसीटी, इसके जस्ट लगा हुआ पीसीटी होता है, पीसीटी होता है, फिर उसके बाद ये हेनेले लूप होता है, हेनेले लूप नीचे चला आया, ये वापस से गया ऊपर की तरफ, ये ऐसे हेनेले लूप नीचे चला आया, ये वापस गया ऊपर की तरफ, उसके बाद ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। तो क्या कहना चाह रहा है कि मालपिगियन कैप्सूल्स या फिर मालपिगियन बॉडी, देखो हेड वाला पोर्शन कहाँ पर है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, और पीसीटी वाला रीजन भी कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, डीसीटी वाला रीजन भी कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, ठीक है। तो मालपिगियन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर एज द लूप ऑफ फेनेले डिप्स इनटू द मेडुला। लूप ऑफ फेनेले देखो अंदर की तरफ धसा है कि नहीं, मेडुला में, रीनल पिरामिड के अंदर धसा हुआ है ना, रीनल पिरामिड के अंदर धसा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो हेनेले लूप जो है रीनल पिरामिड के अंदर कितना धसा हुआ है उसके बेसिस पर भी जो है नेफ्रॉन दो टाइप के हो जाते हैं।
आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि भाई रीनल पिरामिड के अंदर जो है नेफ्रॉन का जो हेनरी लूप वाला पार्ट है क्यों धंसा हुआ है, कुछ काम है, कुछ वजह है जिसकी वजह से वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, अब कितना धंसा हुआ है इसके बेसिस पर ही नेफ्रॉन जो है दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाता है, और दूसरा हो जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ज्यादातर नेफ्रॉन्स जो होते हैं, कह रहा है ज्यादातर नेफ्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ फेनेले इज टू शॉर्ट। लूप ऑफ फेनेले क्या होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मतलब यहां पर अगर मैं देखो फिर से बनाऊं, अगर नेफ्रॉन के दूसरे कलर से ले लेते हैं, बोमस कैप्सूल, ये लूप ऑफ फेनेले है, ये सीटी हो जाएगा हमारा। तो कह रहा है कि लूप ऑफ फेनेले जो है मेडुला में, ये मेडुला वाला रीजन है। मेडुला में क्या कह रहा है, कह रहा है लूप ऑफ फेनेले जो है सिर्फ थोड़ा सा ही धंसा हुआ होता है, वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ऐसे नेफ्रॉन को जो हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि मेजर पोर्शन कहां पर है, कॉर्टिकल वाले रीजन में या फिर कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, इसकी वजह से इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। लेकिन वहीं क्या होता है, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जिसका लूप ऑफ फेनेले जो है वेरी लॉन्ग होता है और रन्स डीप इनटू द मेडुला, जो कि मेडुला के अंदर बहुत ही अंदर तक धंसा हुआ होता है। इसको मैं बना के दिखा दूं आपको, ये तो हो गया आपका वो वाला, ये ऐसे धंसा हुआ। देखिए यहाँ पर हेनले लूप कितना धंसा हुआ, मेडुला के बहुत अंदर तक धंसा हुआ है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। तो नेफ्रॉन दो टाइप के हो गए, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हैं कि कितना हेनले लूप जो है मेडुलरी पिरामिड के अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा धंसा, मतलब जो ज्यादा धंसा होगा उसको हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कम धंसा हुआ होता है उसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देते हैं। तो दो टाइप के नेफ्रॉन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है, यूरिन फॉर्मेशन, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूरिन फॉर्मेशन में देखिए तो यूरिन फॉर्मेशन में जो है तीन मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तीन मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तीन मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा होता है, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऐसा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन हो कहाँ पे रहा होगा, ये बोमन्स कैप्सूल मैं बना दूं, अगर ये बोमन्स कैप्सूल मैंने बना दिया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, ये आपको ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। तो फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, फिल्ट्रेशन तो यहीं होता है, फिल्ट्रेशन तो यहीं पर होता है, इसके इस तरह ऐसे ब्लड वेसल से फिल्टर होकर के जो मटेरियल होता है वो कहाँ पर आता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है। तो फिल्ट्रेशन हो कहाँ रहा है, ग्लोमेरुलस से। ठीक है, ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं ना। तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के जो है फिल्ट्रेशन जो है किसके अंदर आता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर, या फिर हम लोग कह सकते हैं नेक ऑफ नेफ्रॉन के अंदर जो है आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम और किस नाम से बुला देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से बुला देते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट, ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट। एक मिनट में जो है 1100 to 1200 ml जो है किडनी हमारा, या फिर कह सकते हैं बोमन्स कैप्सूल जो है हमारा ब्लड को फिल्टर कर देता है, या फिर कह दो सीधा किडनी ही इतना ब्लड फिल्टर कर देता है। तो आप बताइए एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा था, एक मिनट के अंदर एक बार में जो है 70 ml पंप कर रहा था, एक मिनट में जो है 72 बार धड़कता था। तो नियर अबाउट कितना हो जाता था, नियर अबाउट 5000 ml जो है एक मिनट में हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा था। ठीक है, और ये कितना निकाल रहा, ये कितना फिल्टर कर रहा है, 1100 से 1200,
1100 टू 1200 ml जो है ब्लड फिल्टर कर रहा है। तो वो नियर अबाउट हम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसा लमसम देखें तो 1/5 जो है किडनी हमारा ब्लड फिल्टर कर रहा है। 1/5 जो है जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है उसका 1/5 जो है ये क्या करता है, ब्लड फिल्टर कर रहा होता है। तो वही लिखा है तो 1/5 ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप किया जा रहा है उसका 1/5 जो है हर मिनट किडनी फिल्टर भी कर लेता है, मतलब 1 लीटर 1.25 लीटर तक जो है फिल्टर कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में, इसी वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। देखो यहाँ पर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है वो भी करके दिखाया है मैंने आपको। देखिए ये क्या है, ऊपर की तरफ ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल है, अफरेंट आर्टेरियोल, ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और ये क्या हो गया बीच में, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना दे रहा हूँ। ये ग्लोमेरुलस है, इसमें अंदर ढेर सारी कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है, हम लोगों ने सर्कुलेशन में भी देखा था, कैपिलरीज की लाइनिंग जो होती है वो किससे बनी है, इंडोथेलियम से बनी होती है, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और हमारी जो कैपिलरी होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से जो है हमारी कैपिलरी बनी होती है। तो वैसे यहाँ पर भी जो हमारा ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है वो भी कैसे होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी ब्लड आएगा, इसके अंदर जो भी ब्लड आएगा वो क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होने की वजह से, कैपिलरी के सिंगल मेम्ब्रेन होने की वजह से बहुत आसानी से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके बाहर जो है हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस बना देते हैं। ये ग्लोमेरुलस बना दिया, मान लो ये ग्लोमेरुलस बना दिया। अब ग्लोमेरुलस की जो ये इनर लाइनिंग होती है ना, ये भी जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी होती है, ये इनर लाइनिंग ऐसे। तो ये भी पतली मेम्ब्रेन हो गई, ये भी पतली मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो टिश्यू को आपस में जोड़ने के लिए बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, वैसे इसमें भी जो है जोड़ने के लिए बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी ब्लड आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये जो बोमस ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर कैपिलरीज है, उसकी लाइनिंग को फिल्टर करते हुए, उसकी लाइनिंग से फिल्टर करते हुए जो भी मटेरियल होगा वो फिल्टर होकर के किसके अंदर चला आएगा, बोमस कैप्सूल के अंदर चला आएगा। ठीक है, ये बोमस कैप्सूल के अंदर चला आएगा। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बहुत बारीक बारीक पतले पतले छेद के थ्रू हो रहा है, बहुत बारीक पतले छेदों के थ्रू हो रहा होता है। इसी वजह से इस फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। वो डायग्राम जो आपको बड़ा सा मैंने बनाया है वही चीज यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग देखिए। अंदर की तरफ क्या होता है, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल बोलते हैं। और बीच में इसके क्या भरा हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भरा हुआ है। और जो बोमस कैप्सूल की लाइनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियम ऑफ बोमस कैप्सूल। ये बोमस कैप्सूल का एपिथेलियम होता है। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ये भी बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ये भी बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो बोमस कैप्सूल का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये स्पेशल सेल होता है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से इस सेल का नाम हम लोग बोल देते हैं पोडोसाइट। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि पोडोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बोमस कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है, बोमस कैप्सूल की जो इनर एपिथेलियम होती है उस वहां पर जो है आपके पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोडोसाइट सेल्स जो होते हैं, देखो पोडोसाइट सेल्स जो है वो कैसे प्रेजेंट है, वो एक एक अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है। देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे अल्टरनेट अरेंज होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट अरेंज होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को जो हम लोग बोलते हैं कि इंट्रिकेट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, इंट्रिकेट, मतलब ये एक सेल ऐसे फिर एक सेल ऐसे, थोड़ा सा बीच बीच में गैप देकर अरेंज है, थोड़ा थोड़ा पतला पतला गैप देकर अरेंज है। तो इसी गैप अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग इंट्रिकेट अरेंजमेंट। एनसीईआरटी में दिया गया है इंट्रिकेट अरेंजमेंट। ठीक है, अब इंट्रिकेट अरेंजमेंट की वजह से जो है फिल्ट्रेशन स्लिट बनता है, या फिर हम लोग बोलते हैं स्लिट पोर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्लिट पोर बना हुआ है, ये क्या है,
स्लिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट बना हुआ है। यहाँ से क्या होगा, जो भी ब्लड आएगा वो फिल्टर करेगा, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो भी होंगे, यूरिया वगैरह सब यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर करके जो है यहाँ पर निकाल देगा, ठीक है, फिल्टर करके निकाल देगा। तो यहाँ पर देखिए जो फिल्टर करके मटेरियल निकल रहा है, जो फिल्टर होकर के छन करके मटेरियल आ रहा है, जैसे चाय पत्ती सॉरी, जब चाय बनाते हैं आप लोग चाय पत्ती अदरक वगैरह सब कुछ उसमें डालते हैं, फिर जब छन्नी से छानते हैं तो नीचे क्या होता है, लिक्विड चाय अलग हो जाती है, चाय पत्ती वगैरह ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग जो चाय नीचे छन करके आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाय बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल छन करके आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरेट। जो छन करके मटेरियल आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं, ठीक है, फिल्टरेट बोल देते हैं। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब फिल्ट्रेशन के टाइम पर लगभग सभी चीजें पार हो जाती हैं ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर्ड, जो भी प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर्ड हो रहा है उससे उसकी जो है सारे मटेरियल छन करके नीचे फिल्ट्रेट में चले आते हैं, एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स को छोड़ करके जो है लगभग सारी चीजें जो है फिल्टर यहाँ पर हो जाती है। इस वजह से इस टाइप के फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। अभी मत सोचिएगा आरबीसी वगैरह भी नहीं फिल्टर होगा, ठीक है, आरबीसी वगैरह भी नहीं फिल्टर होगा। यहाँ पर केमिकल्स की सिर्फ बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही है। तो आप सेल से कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सेल्स भी फिल्टर होकर के चले जाएंगे, सेल्स नहीं फिल्टर हो रही हैं, सिर्फ यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस की बात की जा रही है। तो केमिकल सब्सटेंस में सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी एक्सेप्ट प्रोटीन मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह फिल्टर हो जाएगा, प्रोटीन नहीं फिल्टर होगा, ठीक है। तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर केमिकल फॉर्म में जो भी चीजें रहती है सब फिल्टर हो जाती है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो जो सब्सटेंस फिल्टर होकर के नीचे जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं, ठीक है। फिल्टरेट फाउंड पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। अब कितना भी बन रहा वो उससे लेना देना नहीं है, अभी हम लोग बताएंगे भी उस कितना बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए उससे मतलब नहीं कितना बन रहा है, ठीक है। लेकिन जितना भी बन रहा होगा उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का GFR की बात करते हैं तो एक मिनट में लगभग 125 ml GFR बनता है, ठीक है। देखो 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर कर रहा था, लेकिन उसमें से फिल्ट्रेशन कितना बन रहा है, उसमें जो फिल्टर होकर के निकल के मटेरियल आता है वो कितना है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट जो है फिल्टर होकर के आता है। अब एक मिनट में इतना हो रहा है, इसको जो है आप 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आवर को आप मिनट में चेंज करिए, मिनट में चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 180 लीटर एक दिन में बनता है। आप सोचिए किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रहा है एक दिन के अंदर, 180 लीटर जो है, लगभग 180 लीटर एक दिन में इतने फिल्ट्रेट को बना देता है। लेकिन आप सोचिए आप इतना यूरिन बनाते हैं, 180 लीटर यूरिन बना रहे हैं, नहीं बना रहे ना, अगर 180 लीटर यूरिन बना रहे होते तो आप तो दिन भर भाई वॉशरूम में ही पड़े रहते, वॉशरूम में पड़े रहते, फिर पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान पैदा होता सिर्फ टॉयलेट करता रहता दिन भर, ठीक है, पूरा जिंदगी, ठीक है, जितना पानी पिएगा उतना टॉयलेट ही करता रहेगा, 180 लीटर दिन भर यूरिन ही निकालता रहेगा वो, ठीक। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं क्यों ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भाई यहाँ पर फिल्ट्रेशन तो हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग डायग्राम में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में चल करके देख लेते हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेशन तो हो गया, फिल्ट्रेट बन तो गया, लेकिन अब इतना बड़ा जो ट्यूबुलर पार्ट है वो क्यों बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर है, जो फिल्ट्रेट बनकर के आ रहा है उसके अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल लिया जाए और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही फिल्टर करना हो या फिर उसी को ही निकालना हो। तो यहाँ पर क्या होता है, वापस से रीअब्जॉर्प्शन भी होता रहता है, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो लगभग 99% सब्सटेंस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, लगभग 99% सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ कुछ परसेंटेज अमाउंट रह जाता है। आप समझ लीजिए कि एक दिन में हम लोग लगभग कह सकते हैं 1 से 2 लीटर यूरिन ही
बस निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो सोचिए 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट बन रहा है, उसमें से 1-2 लीटर ही तुम यूरिन बना रहे हो, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो सोचो कितना ज़्यादा तगड़ा रीएब्जॉर्प्शन होता होगा हमारे किडनी के थ्रू। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर हम लोग, एक चीज़ देखते हैं, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है ना, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होते हैं, कुछ कुछ नेफ्रॉन जो है एक विशेष टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको मैं बीच में ही लेकर के आया हूं, क्योंकि बोमस कैप्सूल के स्ट्रक्चर के जस्ट बाद ही ये जरूरी होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है कि ये देखो, ये क्या है? बोमस कैप्सूल है। ये क्या है? बोमस कैप्सूल है। ये पीसीटी वाला पार्ट है, ये पीसीटी वाला पार्ट देखो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा ही कॉइलिंग हो गया। ये हेनेले लूप है, ये फिर आगे जा रहा है, ये क्या बना रहा है? डीसीटी बना रहा है, और ये जा करके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं? ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में? हाँ, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बोमस कैप्सूल का मैं आपको बना दूंगा। ये बोमस कैप्सूल हो गया, और क्या कर रहा है कि इसके ऊपर ही जो है डीसीटी भी आ जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा घूमा 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 घूमा, ऐसा घूमा, हेनेल लूप बना करके ये चला गया वापस से ऐसे ऊपर, डीसीटी इसके मुंह पर ही आ गया, और इसमें जो है मैं इसका ब्लड वेसल भी बना देता हूँ, इसका ब्लड वेसल भी बना देता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ग्लोमेरुलस, या फिर हम लोग कह सकते हैं हेड ऑफ नेफ्रॉन और डीसीटी, हेड ऑफ नेफ्रॉन और डीसीटी क्या हो गए हैं? एक साथ में चिपक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक साथ में ऐसे चिपके हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन जो है, उनका ग्लोमेरुलर हेड या फिर बोमस कैप्सूल हेड और जो डीसीटी वाला पोर्शन होता है वो बहुत नजदीक आ जाते हैं, एकदम से बहुत पास में आ जाते हैं। ठीक है, लगभग ऐसा, लगभग यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर बनाया मैंने ऐसा, या फिर यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर जूम करके बना दिया है। ठीक है, अब इसको कट करके अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, इसको कट करके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हेड है, यहाँ पर देखो ये हेड है ग्लोमेरुलस का, ऐसे ग्लोमेरुलस का हेड है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके प्रेजेंट है हमारा ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर ये डीसीटी वाला पोर्शन है, तो डीसीटी को जो है, डीसीटी को ऐसे सामने से काट करके, ऐसे काट करके लगाया हुआ है, तो ये डीसीटी हो गया। ठीक है, ये डीसीटी हो गया। अब ये क्या होता है, जब ऐसे ग्लोमेरुलस या बोमस कैप्सूल और डीसीटी जब नजदीक में आ जाते हैं ना, तो इन दोनों के सेल जब कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके अंदर जो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल है, अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ये इसके ऊपर, और जो आपका जो डीसीटी वाला पोर्शन होता है, जो डीसीटी वाले लाइनिंग होती है, उसके सेल, उसके अंदर जो है कुछ स्पेशल सेल्स डेवलप हो जाती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये डीसीटी वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल ऐसे जनरेट हो जाती हैं, ऐसे कुछ स्पेशल सेल इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पर जो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल था, उसके अंदर भी कुछ स्पेशल सेल जनरेट हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, भाई मैं बहुत बढ़िया से ये जीए को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल ध्यान दे करके देखिए। ये दोनों के अंदर, किसके अंदर? डीसीटी के अंदर और अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल जनरेट हो जाती हैं या फिर डेवलप हो जाती हैं। तो जो डीसीटी के अंदर जो स्पेशल सेल जनरेट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा बोलते हैं। जो डीसीटी के अंदर स्पेशल सेल जनरेट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा बोलते हैं जो डीसीटी के अंदर सेल जनरेट होता है, और वहीं अफरेंट और इफरेंट के अंदर जो सेल जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर सेल्स बोल देते हैं। जो डीसीटी और पीसीटी के अंदर डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर सेल्स बोल दिया जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी बोल देते हैं।
ठीक है, आप लोग तो ज्यादातर ग्रेनुलर सेल्स का ही नाम याद रखिएगा। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलर वाले ब्लड वेसल के नजदीक में जो है ये बन रहा होता है, इसकी वजह से जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला पूरा पोर्शन जो आपको बना हुआ दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। तो जो यहाँ पर ग्रेनुलर सेल्स और मैकुलर डेंसा वाले सेल्स बने होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, ये कुछ स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करते हैं जो कि किडनी के जीएफआर को, देखो जो ये जीएफआर हम लोगों ने देखा हुआ था, जो जीएफआर हम लोगों ने देखा ना, इसके जीएफआर को जो है रेगुलेट करता है। मान लो जीएफआर कम हो गया, जीएफआर ज्यादा हो गया, मान लो ज्यादा ये फिल्ट्रेशन बनने लगा है या फिर कम फिल्ट्रेशन बनने लगा है, तो इस पे क्या होता है, किडनी के फंक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो है ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो है बनाया गया है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus को बनाया गया है। तो आप यहाँ पर जो है आप डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। ये क्या है? डीसीटी वाला सेल है। इसके अंदर कौन सा सेल डेवलप हुआ है? मैकुलर डेंसा सेल्स डेवलप हुए हैं। देखो अंदर की तरफ ये मैकुलर डेंसा सेल डेवलप हुए हैं, और यहाँ पर जो है ये अफरेंट आर्टेरियल है और ये इफरेंट है, दोनों में ही डेवलप होता है, लेकिन ज्यादातर अफरेंट के अंदर डेवलप होता है। और इस सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनुलर सेल्स बोलते हैं या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोल देते हैं। अब ये काम कैसा करता है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus है। अब ये क्या होता है? दो टाइप के सेल्स मिलकर के बन रहा है। तो मैकुलर डेंसा जो कि किसके अंदर बन रहा है? डीसीटी के अंदर बन रहा होता है। और ग्लैनुलर सेल्स किसके अंदर बन रहा है? अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर जो है ये डेवलप हो रहा है। अब ये दोनों टाइप के सेल्स मिल करके एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, जो हार्मोन का नाम क्या पड़ जाता है? रेनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ये रेनिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? रेगुलेट जीएफआर। अगर जीएफआर कम हो गया होगा तो बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ गया होगा तो घटाने का काम करता है। तो देखिए मान लीजिए फॉल इन जीएफआर हो गया है, जीएफआर अगर गिर गया है तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी। जेजी सेल्स मतलब मैकुलर डेंसा और ग्रेनुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये रिलीज करती हैं रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। इससे क्या होता है? इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो। जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है, देखो यहाँ के अंदर अफरेंट आर्टेरियल से जो ब्लड आने वाला था ग्लोमेरुलस के अंदर, उसका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? जीएफआर भी बढ़ जाता है, जीएफआर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को जो है बताने के लिए एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कि द किडनी है बिल्ट इन, द किडनी है बिल्ट इन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। The kidney have built-in mechanism for the regulation of GFR called the juxtaglomerular apparatus या फिर JGA बोलते हैं। ठीक है, GFR को रेगुलेट करने के लिए किडनी के पास अपना खुद का मैकेनिज्म होता है जिसको JGA बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैकुलर डेंसा और ग्रेनुलर सेल्स होती हैं जो कि DCT और अफरेंट आर्टेरियोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यही दोनों मिल करके रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि GFR को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखें अगर हम लोग, ये तो हो गया आपका जेजीए का और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन जो है हम लोगों ने देख लिया है। अब ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि भाई रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा होता है, क्योंकि टिब्यूल्स ही क्या कर रहे हैं? रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, जो रीनल टिब्यूल्स है पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप, वहीं पर क्या हो रहा था? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा था, फिल्ट्रेट कितना बन रहा है? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे बनता है। और यूरिन कितना बन रहा है? यूरिन बन रहा है सिर्फ 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर आप बोल सकते हैं, 1.5 to 2 लीटर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1.5 से 2 लीटर जो है यूरिन बन रहा होता है। तो आप सोचिए कितना 180 लीटर कहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, उसके अंदर से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर यूरिन बन रहा है, तो कितना ज्यादा फिल्ट्रेशन जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल टिब्यूल्स, जो पीसीटी और डीसीटी है और क्या था? हेनेले लूप था। ये लोग मिल करके कितना रीअब्जॉर्ब कर ले रहे हैं? 99% रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, अब रीअब्जॉर्प्शन में जो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ये सब जो होते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिवली एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? यहाँ पर एटीपी इन्वॉल्व होगी या फिर एटीपी खर्च करके जो है इन केमिकल को एब्जॉर्ब किया था। क्यों भाई, क्यों एनर्जी खर्च करना है? ग्लूकोज है, न्यूट्रिशन है। ग्लूकोज क्या है? हमारे सेल्स के लिए न्यूट्रिशन होता है ना। अब पता लगा ब्लड में जाकर के सारा ग्लूकोज यूरिन में निकाल दिया, तब तो भाई तुमको कोई ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, फिर तुम उससे एनर्जी कैसे बना पाओगे? ठीक है, तो ग्लूकोज जो है
इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भाई, प्रोटीन बनाने का इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है एनर्जी भी खर्च करनी पड़ जाए तो हमारा बॉडी एनर्जी भी खर्च कर लेता है, लेकिन इसको जाने नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं का एब्जॉर्प्शन हो गया, और कुछ सोडियम आयन का भी एब्जॉर्प्शन होता है ताकि ये ब्लड आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सकें। ठीक है, उसके साथ में कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अब देखो नाइट्रोजनस वेस्ट, अभी कहोगे कि सर नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकालना है, रीअब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत है, वो कुछ जरूरत होता है, वो हमारे ब्लड के जो कह सकते हैं ब्लड के बफर को मेंटेन रखने के लिए करना होता है। मतलब उसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो आयंस या फिर केमिकल का कंसंट्रेशन का बैलेंस करना होता है ना, तो थोड़ा मोड़ा अमाउंट में हमको नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर चाहिए होता है हमेशा। तो ये सब क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर हो गया, ये सब क्या होता है, पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, इसके अंदर कोई भी एटीपी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो सिक्रीशन देखते हैं, अभी हम लोग रीअब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी देखेंगे प्रॉपर तरीके से, अभी मैं सुपरफिशियल तरीके से बता रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू 99%। ठीक है, किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन का एक्टिवली होता है और नाइट्रोजन वेस्ट और वाटर का पैसिवली हो जाता है, ये रीअब्जॉर्प्शन था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी थी, देखो ये अगर हम लोग ये रीनल ट्यूब्यूल की बात कर ले रहे हैं, अब इसके किनारे किनारे हमने क्या देखा हुआ था, इसके किनारे किनारे हम लोगों ने देखा हुआ था कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है इसके किनारे किनारे से घूमती रहती है, वो क्या करती है, वो कुछ केमिकल को सिक्रीट करती है और कुछ केमिकल को एब्जॉर्ब भी करती है, कुछ केमिकल को सिक्रीट करती है, कुछ केमिकल को एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने वाला हम लोगों ने देख लिया था पीछे। अब सिक्रीशन की बात करते हैं, तो कह रहे हैं ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग यूरिन, जब यूरिन बन रहा है उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी एपिथेलियल सेल्स जो रीनल ट्यूब्यूल्स के किनारे किनारे घूम रही होती हैं, ये क्या करती हैं, सिक्रीट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो मान लो ग्लोमेरुलस या फिर बोमस कैप्सूल के अंदर फिल्टर नहीं हो पाया रहा होगा, वो क्या करेंगे, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किनारे किनारे घूम रही है वहां पर उसका सिक्रीशन भी करती है फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को किसके अंदर फिल्टर करके एक्सक्रीट कर देगी या फिर सिक्रीट करेगी, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनटू द फिल्ट्रेट। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसके अंदर वो उसको सिक्रीट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट किया जा रहा है किसके द्वारा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों जो है एक ही डायग्राम में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा चीज एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन सा चीज सिक्रीट किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मान लो ये ग्लोमेरुलस रहा होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, ये फिल्ट्रेशन हुआ, अब फिल्ट्रेट आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, आगे आगे से जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू से चलते हैं। ये ऊपर की तरफ जो ग्रीन ऐसे दिख रहा है, ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में ब्लड वेसल भी बना देते हैं। देखो ये ऐसे ऐसे जो है इसके साथ में मैं ब्लड वेसल भी बना दे रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे। इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ब्लड वेसल भी बना दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे फिल्ट्रेट निकला तो सबसे पहले देखो ऐसे, सबसे पहले नहीं, यहाँ पर जो है ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये या इनमें से जो है ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती रहती हैं ब्लड के अंदर। तो कार्बोनेट आयन हो गया, NaCl हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड वगैरह ये सब आ जाएंगे। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती है किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होता है उसके अंदर ही वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर मैं फिर से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नीचे भी बना दे रहा हूँ, अब वही ऊपर है वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, लेकिन अब नीचे से मैंने सिक्रीशन दिखाया तो नीचे की तरफ भी एक बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सिक्रीट क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन आयन को जो है वापस से किसके अंदर सिक्रीट कर दे रही है, जो रीनल ट्यूब्यूल, ये पीसीटी वाला रीजन है, पीसीटी में जो है हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन कर दे, पोटेशियम आयन का और अमोनिया का भी सिक्रीशन कर दे रही है। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, जब हेनेले लूप के अंदर आते हैं तो हेनेले लूप के अंदर कुछ सिक्रीट नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्ब होता है। तो देखो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मतलब हेनेले लूप का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वाटर को बाहर की तरफ हेनेले लूप से रिलीज करके किसके अंदर डाल देगा, ब्लड वेसल के अंदर डाल देगा, ब्लड वेसल के अंदर डाल देगा सारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे असेंडिंग लिम्ब आता है तो असेंडिंग लिम्ब में वाटर नहीं रिलीज होता है, असेंडिंग लिम्ब में NaCl जो है बाहर निकलता है, जो
हेनले लूप का असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब बाहर निकाल रहा है, मतलब वो किसके अंदर डालेगा, ब्लड वेसल के अंदर डालेगा, ब्लड वेसल नहीं डाल रहा है, ब्लड वेसल के अंदर कौन डाल रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे ये सीक्रेट कर देगा नमक को, NaCl को रिलीज करके किसके अंदर डाल देगा, ब्लड वेसल के अंदर डाल देता है। फिर जैसे DCT के पास आते हैं, ये क्या है, DCT है। अब DCT के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी NaCl जो है रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और कार्बोनेट आयन भी क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम का और अमोनिया का। देखो सिक्रीशन हर जगह वही चीज हो रहा है, PCT में भी सेम चीज, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन होता है। DCT के अंदर भी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रीअब्जॉर्प्शन इतने चीजों का हुआ, कार्बोनेट आयन, NaCl, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सिक्रीशन किसका हुआ, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन हो जाता है। यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लिम्ब में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है और DCT वाले पोर्शन में NaCl, वाटर और कार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन किसका होता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया का सिक्रीशन होता है। लेकिन अब इसके बाद जो है अगर हम लोग कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब ये ब्लड वेसल में वाटर को भरेगा, ठीक है। मतलब देखो टिब्यूल से अबे अगर कोई भी साइन बना हुआ है तो मतलब वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और टिब्यूल्स की तरफ बना है तो मतलब सीक्रेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम को सीक्रेट किया जा रहा है टिब्यूल्स के अंदर, लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और पोटेशियम सीक्रेट किया जाता है और अमोनिया भी, लेकिन यहाँ पर अमोनिया को सीक्रेट नहीं किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिक्रीशन PCT DCT में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया तीनों का होता है दो जगह पर, PCT और DCT पे। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग टिब्यूल में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का ही सिक्रीशन होता है, यहाँ पर अमोनिया का सिक्रीशन नहीं होता है। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है दो चीजों का, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और थोड़ा सा यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, PCT में जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है लगभग 70 से 80%, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो PCT वाले पोर्शन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और DCT वाले पोर्शन में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब मान लो यहां तक जाते जाते जो है ज्यादा मटेरियल रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाए होंगे, तब क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज ये ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन वाला काम नहीं करता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है PCT वाले पोर्शन में होता है। क्यों, क्योंकि ये हाईली क्वाइल्ड होता है, सबसे ज्यादा अगर क्वाइलिंग कहीं पर देखी जाती है, सबसे ज्यादा क्वाइलिंग कहीं पर देखी जाती है PCT वाले पोर्शन में देखी जाती है। अब डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब में देख लीजिए ये परमिएबल टू वाटर होता है, यहाँ से वाटर जो है परमिएबल होता है, मतलब पानी ही सिर्फ बाहर निकल सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई आयन नहीं यहाँ पर निकल सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेटेड एज इट मूव्स डाउन। तो यहाँ पर बताइए जो फिल्ट्रेट बन करके आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका पानी सब बाहर निकल जाएगा, तो आप ही बताइए किसी सोल्यूशन के अंदर से पानी निकाल दिया है तो उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर फिल्ट्रेट क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता है वैसे वैसे वो कंसंट्रेट हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने पानी निकाल लिया था, यहाँ पर क्या करें हम लोग, सॉल्यूट का नंबर भी कम कर दे रहे हैं, पानी तो कम हो गया था, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट का नंबर भी कम कर दिया हमने, NaCl सब निकाल लिया बाहर की तरफ, सब नहीं निकाल लिया, मतलब बहुत सारा NaCl हमने बाहर की तरफ निकाल लिया। तो अब फिर क्या हो जाएगा, फिर से वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब अब वॉल्यूम कम हो गया होगा, लेकिन अब डाइल्यूट भी यहाँ से भी तो डाइल्यूट ही हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट के मटेरियल को हमने क्या किया है, बाहर निकाला है, यहाँ पर सॉल्वेंट को निकाला था, ठीक है, तब कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट को भी निकाल लिया। तो अभी भले ही वॉल्यूम कम हो गया होगा, मान लो यहाँ पर जो है 1.5 लीटर, सॉरी कितना फिल्ट्रेट हो रहा था, 150 ml ऐसे चलते चलते जो है यहाँ पे पानी निकाल दिया, तो मान लो यहाँ पे 50 ml ही रह गया, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट भी निकाल लिया तो मान लो 40-40 ml ही रह जाएगा, लेकिन आप पतला हो जाएगा, वापस से लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं वाटर कैसा, मतलब ये डाइल्यूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेट हुआ था, यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट को हमने बाहर निकाला, सॉल्यूट को बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि परमिएबल होता है किसके, टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ से पानी नहीं निकल सकता, यहाँ से नमक वमक निकल सकता है, ठीक है। और DCT को मैंने बताया ही, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब चीजें जो है हमने रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, NCERT हमारी क्या कह रही होती है। वैसे PCT DCT फिर हेनले लूप को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं।
देखो जो डायग्राम में समझाया बस वही सारी चीजें लिखी हैं। पीसीटी में देखिए कह रहा है कि लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये पीसीटी वाला जो पोर्शन होता है इसमें क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर जो है ऐसे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या होता है भाई, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में बना दूं। अगर ये क्यूबॉइडल सेल ले लो, इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, माइक्रोविलाइज बना लेते हैं। ये माइक्रोविलाइज जब इसके ऊपर बना देते हैं तो कैसा दिखने लगता है, ब्रश के जैसा दिखने लगता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोला जाता है। हम लोगों ने टिश्यू में पढ़ा हुआ था कि जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है और वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रश बॉर्डर है और वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है और वो स्पेशलाइज होता है किसमें, रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए इंक्रीज सरफेस एरिया कर रहा है फॉर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाटर एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्ब पैसिवली। वाटर एंड क्लोराइड आयन जो है पैसिवली ही एब्जॉर्ब कर देते हैं, इसमें कोई खर्च करने, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और क्या कह रहा है, रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन दिस सेगमेंट। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया था। और क्या कह रहा है, कह रहा है सेलेक्टिव सिक्रीशन। देखो डायग्राम में भी मैंने दिखाया था सेलेक्टिव सिक्रीशन ना, ये सेलेक्टिव सिक्रीशन है। कह रहा है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। देखो सिक्रीशन हो रहा है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है और कार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, ये हो रहा होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या करता है, पीसीटी मेंटेन द पीएच एंड आयन बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मतलब ब्लड के अंदर क्या करता है, कार्बोनेट आयन और ये अमोनिया और पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन को ये क्या करता है, एक्सचेंज करके क्या करता है, ब्लड के जो है आयन और पीएच लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। इसी वजह से सेलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गया पीसीटी। हेनेल लूप की बात करते हैं। हेनेल लूप मैंने आपको बताया कि जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल टू वाटर ओनली होता है, परमिएबल टू वाटर ओनली बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे, ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे तो डिसेंडिंग से क्या होगा, वाटर ही निकलता जाएगा, वाटर ही निकलता जाएगा, वाटर 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 निकलेगा। ठीक है, वहीं अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब पानी सब बाहर निकाल दोगे, पानी सब बाहर निकाल दोगे तो कंसंट्रेट, फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड हो जाता है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड हो जाता है जैसे जैसे ये नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, वहीं असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, ये पानी नहीं निकलने देता लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को भगा भगा करके बाहर निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालता है, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को, NaCl को बाहर निकाल देगा, NaCl को बाहर निकाल देगा। तो इससे क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन हुआ था, जो फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे आते आते कंसंट्रेट हो गया था, गाढ़ा हो गया था, वापस से क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाएगा एज इट मूव अपवर्ड, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग हेनले लूप का और काम देख लेते हैं तो ये क्या करता है, मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये क्या है, नेफ्रॉन है, सॉरी रीनल पिरामिड है। तो रीनल पिरामिड के अंदर ही क्या होता है, आपका नेफ्रॉन ऐसे धसा हुआ है, नेफ्रॉन ऐसे धसे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये मेडुलरी पिरामिड है, रीनल पिरामिड है, इसके अंदर केमिकल आयंस के कंसंट्रेशन को, या फिर हम लोग कह सकते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, हेनेले लूप करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से क्या करता है, वाटर, एक तरफ से वाटर निकाल देगा, ऐसे वाटर निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, और एक तरफ से क्या करता है, नमक निकाल देगा, नमक निकाल देगा, नमक निकाल देगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पर जो है ये रीनल पिरामिड के अंदर क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी जो है बैलेंस रहता है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस होना, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस होना। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने का काम कौन कर रहा है, हेनेले लूप जो है करता है। मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको जरूर जवाब दूंगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्टल की बात करते हैं। तो डिस्टल में क्या बताया, ये दूर होता है भाई और ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ऑफ सोडियम एंड वाटर
टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम एंड वाटर का, सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये बाइकार्बोनेट को भी रीअब्जॉर्ब करता है। ये मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, फ्लो चार्ट में जो डायग्राम बनाया हुआ था उसमें, ठीक है। और क्या करें, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन रखने के लिए ये सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी कर रहा होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम आयन को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब। मैंने आपको बताया कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कब होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो है कह सकते हैं कि जब पीसीटी और हेनरी लूप ने सही से काम नहीं किया होगा, मान लो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ होगा या फिर फिल्ट्रेट ज्यादा बन गया होगा, तब जो है डीसीटी जाकर के ये रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। डीसीटी जाकर के तब सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। पहले सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब करेगा, आपको पता है नमक जहां जहां जाएगा उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, तो ये वाटर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके चक्कर में क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, तो क्या कह रहा है, कलेक्टिंग डक्ट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब भाई अब फाइनल स्टेज आ चुका है, अब यहाँ से सीधा यूरिन ही बन जाएगा। तो मान लीजिए अगर जो एक्स्ट्रा वाटर बचा हुआ रहता है उसका सारा एब्जॉर्प्शन जो है यहीं पर हो जाता है, इसी वजह से यहीं पर जो है फाइनली यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी पास करा दिया जाता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, कीप द ऑस्मोलैरिटी। देखो इसको जब हम लोग यहाँ पर अभी वो देखने वाले हैं, जब मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखेंगे या फिर यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ये क्यों यूरिया वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे ये काम करता है, वहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देखो थोड़ा सा यूरिया जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब अगर ऐसे देखो तो ये पूरा क्या है, रीनल पिरामिड वाला रीजन है, रीनल पिरामिड वाला रीजन, इसको अगर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर देखो पानी भर गया, नमक भर गया, ठीक है। ये डाइल्यूट हो, मतलब एकदम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन आ चुका है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जब यूरिया डाल देते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब अगली बार फिल्ट्रेशन इसके अंदर से आगे आएगा तो पानी कब निकलेगा, जब बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी तो पानी बाहर निकलेगा। तब नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर जो है फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा तो वाटर को निकालने के लिए बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है। इस वजह से थोड़ा सा यूरिया बढ़ा करके इसमें भर दिया जाता है, ताकि जब अगली बार जो है वाटर आए तो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकें। अगर वाटर पहले से ही बाहर भरा रहेगा तो वाटर क्यों बाहर आएगा, समझ रहे हैं बात को हमारे। तो अभी हम लोग जो है जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है, क्यों वाटर बाहर निकल रहा है, क्यों नमक बाहर निकल रहा है, क्यों यूरिया बाहर निकल रहा है, वहां पर और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पर समझिए कि ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, अगर हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग हेनरी लूप हो गया था, हाँ ये कलेक्टिंग डक्ट चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पास कर लिया जाता है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, किसके अंदर, क्या बोलते थे हम लोग, मेडुलरी पिरामिड के अंदर, ठीक है, या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो है थोड़ा सा यूरिया को जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि जो है इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो अब क्या कर आगे, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी of the blood, selective secretion of hydrogen ion and potassium ion also take place। अब यहाँ पर सेम चीज है कि ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिक्रीशन भी हो रहा था। देख लें अगर हम लोग तो हो रहा था कि नहीं, देखिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सिक्रीशन भी तो हो रहा है ब्लड के अंदर से। यहाँ से मान लो ब्लड वेसल गया होगा, उसके अंदर से सिक्रीट कर दिया गया, ठीक है, ताकि जैसे ब्लड के अंदर जो है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन जो ज्यादा बढ़ा हुआ था वो कम हो जाए, ठीक है, ज्यादा ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट का काम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ यूरिन या फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो नॉर्मली यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है ना, ज्यादातर अमाउंट क्या होता है, वाटर ही होता है, लगभग 95% जो है वाटर ही होता है। सॉल्ट की बात करते हैं तो 2% सॉल्ट पाया जाएगा, सॉल्ट में कौन सा आपका NaCl वगैरह ये सॉल्ट पाया जाएगा। यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया लगभग 2.7% यूरिया पाया जाता है, ठीक है, और 0.3% अदर मटेरियल्स होते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, यूरिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया और कुछ डाई हो गया। मान लो आप दवा वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर कलर वलर भी तो रहता है, या फूड कलर वगैरह खा जाते हैं तो उससे भी वो डाई को भी फिल्टर करके किडनी बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। अब ये सारे कंसंट्रेशन की वजह से जो
हमारे यूरिन का पीएच होता है ना वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। कितना है? लगभग पीएच 6.0 होता है, मतलब 7 से थोड़ा सा कम होता है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग स्लाइटली एसिडिक बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर यूरिया का कंसंट्रेशन 2.7% है और एक दिन में हम लोग 1.5 से 2 लीटर जो है यूरिन को भी निकाल रहे होते हैं, तो इसमें जो है अगर हम लोग यूरिया के एवरेज कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एवरेज जो है 25 to 30 ग्राम जो है यूरिया एक्सीड कर दिया जाता है पर पर्सन अ डे। ठीक है, एक आदमी जो है एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम जो है यूरिया एक्सीड कर देता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन हो चुका है। इसके पहले हम लोगों ने जो है आप कह सकते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा, पीसीटी, डीसीटी, हिनल लूप वगैरह को देखा, कलेक्टिंग डक्ट को देखा, इनके फंक्शन को देखा, कैसे काम करते हैं, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करेंगे। ठीक है, अगली लेक्चर में जो हम लोग कह सकते हैं हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें लेफ्ट आउट है और हम लोग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके बारे में देखेंगे और फिर जो है हमारा लेक्चर वहाँ पर जाकर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जो है यहीं तक देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है भाई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका जो है आपके जो है सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर मैं भाई देता ही हूँ, सभी क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। आप लोग जो है प्रीवियस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैं सभी बच्चों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और भाई हम लोगों को सपोर्ट भी करें, अभी हम लोग नए हैं यहाँ पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।